बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सेल ऑर्गेनल के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आज हम इस वीडियो में सेल ऑर्गेनल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये होते कहाँ पे हैं। ये जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पे होते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। इसी साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेल की कई सारी जो एक्टिविटी है वो इन्हीं ऑर्गेनल्स के थ्रू की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल। ओके, सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये जो नेटवर्क सा फैला हुआ है ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। ये होते हैं दो टाइप के। इस पे आपको कुछ पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। और इसीलिए ये देखने में कैसी दिखती है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये रफ सी नजर आती है, इसलिए इसको आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये यहाँ पे कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, इसलिए ये माइक्रोस्कोप में स्मूथ दिखती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, यहाँ पे ये कुछ पोर्सेज हैं। ये पोर्सेस क्या करते हैं, कुछ मटेरियल है वो न्यूक्लियस के इन एंड आउट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो शेप है इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है सिस्टर्नी। ठीक है, और इसके यहाँ पे ये जो स्पेस है दैट इज सिस्टर्नल स्पेसेस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इज अ लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। ठीक है, यानी कि ये सेल में लार्ज नेटवर्क में फैली हुई है और इसके ऊपर क्या होती है, जैसे सेल के ऊपर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके से इसके ऊपर पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। ओके, अब ये इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्स। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको ट्यूब, लंबी लंबी ट्यूब्स की तरह दिख सकती है, जैसा आपने स्मूथ में देखा है ना। या फिर ये राउंड गोल भी हो सकती है, या फिर ये ऑब्लोंग वेसिकल्स यानी कि वेसिकल्स, पिचकी हुई थैली के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, ये इसकी क्या है, ये ऐसे नजर आती है सेल के अंदर। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी तरीके का ईआर की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ नजर आ रही है क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्कोप में रफ नजर आती है। और एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते और माइक्रोस्कोप से देखने में ये स्मूथ नजर आती है, इसलिए इसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके काम देख लेते हैं। आर रफ दिख रही है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स कहा जाता है। राइबोसोम हर एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं। सेकेंड है आपका एसईआर हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड बनाने में, और साथ में ये माइक्रोस्कोप में कैसा नजर आता है, स्मूथ नजर आती है। और एक और इसका इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी लीवर सेल में पॉइजन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ये उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ईआर के क्या फंक्शन होते हैं। तो जैसा अभी आपने देखा कि ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है फैट बनाने में, प्रोटीन बनाने में, लिपिड बनाने में। ठीक है, इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा फैला होता है सेल के अंदर। तो इसका काम क्या है कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर जगह जगह, या फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये चीज़ों को, मटेरियल्स को, खासकर से प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन, और इसमें से कुछ जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी मदद करते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है सेल मेम्ब्रेन को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, एसईआर जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि ये क्या करती है, ये लीवर सेल में से पॉइजन को और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई यानी कि रिमूव करने में, साफ करने में हेल्प करती है। अब आता है सेकंड सेल ऑर्गेनल दैट इज गोल्गी एपरेटस। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कि ये गोल्गी एपरेटस है। ये फ्लैटन सेक की तरह नजर आ रहा होगा, पिचकी हुई बोरी की तरह, एक के ऊपर एक अरेंज है। इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्कवर बाय कैमिलो गोल्गी। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्क्राइब किसने किया था, कैमिलियो गोल्गी ने किया था। द गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फ्लैटन सेक, यानी कि ये जो फ्लैटन सेक की तरह आपको नजर आ रही हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके ऊपर क्या लगी हुई है, मेम्ब्रेन लगी हुई है। अरेंज रफली पैरेलल, और ये आप देखिए कि ये रफली पैरेलल अरेंज है, यानी कि एक के ऊपर एक है, प्रॉपर तरीके से पैरेलल नहीं है, लेकिन रफली पैरेलल आप इसे कह सकते हैं। टू ईच अदर, एक के ऊपर एक रफली पैरेलल हैं, टू ईच अदर स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न, और इन्हें बोला क्या जाता है, इन्हें बोला जाता है सिस्टर्न्स। ठीक है, अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस, ठीक है, यानी कि गोल्गी एपरेटस के काम क्या होते हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैकेज एंड डिस्पैच। क्या काम है इसका, जो भी मटेरियल बनेगा ईआर में, ठीक है, उसको ये क्या करता है, पैक करता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस टारगेट पे, जहाँ पे भी उसको पहुंचाने की ज़रूरत है, ठीक है, इनसाइड द सेल भी और आउटसाइड द सेल भी, यानी कि सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी ये मटेरियल को पहुंचाने में हेल्प करता है, इसका काम है, ठीक है। गोल्गी एपरेटस स्टोर, इसके अलावा ये मटेरियल प्रोडक्ट्स को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता है और फिर उसको पैकेज करता है वेसिकल्स के अंदर। जो इसकी प्लेटिनम वेसिकल्स थी ना, उनके अंदर ये क्या करता है, इनको स्टोर, मॉडिफाई एंड पैकेज करता है। इन सम केसेस, कई केसेस में ये क्या करता है, जो सिंपल शुगर होता है, जैसे कि इसका जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर सिंपल शुगर कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में, ठीक है। और इसका एक और काम है, इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, यानी कि ये लाइजोसोम्स को बनाने में भी हेल्प करता है। अब हमने बड़ा लाइजोसोम को बनाने में हेल्प करता है, तो ये इसका थर्ड ऑर्गेनल है जो कि जिसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पहले डायग्राम देखेंगे, ठीक है। यानी कि लाइजोसोम है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये नजर आ रहे होंगे, ये क्या है, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चरली लाइजोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक, यानी कि इसके ऊपर भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है और ये सैक की तरह है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम बनते कहाँ पे हैं, आर के अंदर ये बनते हैं। लाइजोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है सेल का। क्यों कहा जाता है, अभी समझ आएगा। फंक्शन, इसके काम क्या है, द लाइजोसोम हेल्प टू क्लीन सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉर्नर मटेरियल, यानी कि ये क्या करता है, सेल के अंदर कोई भी बेकार की चीज जो कि सेल को जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो सेल के लिए वेस्ट है, तो ये उस वेस्ट को क्या कर देता है, खा जाता है और डाइजेस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, क्योंकि जितना भी वेस्ट है वो ये अपने खा जाता है, अपने अंदर ले लेता है। कोई भी फॉरेन मटेरियल जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फूड पार्टिकल, अगर सेल को उसकी जरूरत नहीं है तो ये क्या करेगा, उसको सिंपलर सब्सटेंस में ये ब्रेक कर देता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी आया है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देगा और फिर उसको अपने पावरफुल एंजाइम से डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। व्हेन द सेल गेट डैमेज, और कभी कभी तो जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइजोसोम क्या करता है, अपने आप को बस्ट कर देता है, फोड़ देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके जितने भी एंजाइम्स है वो सेल के अंदर फैल जाते हैं और इस तरीके से वो सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। क्या किया कि सेल अगर डैमेज है तो सेल के डैमेज में ये अपने आप को बस्ट कर देगा और सेल को ही खा जाएगा, पूरी की पूरी सेल को। इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुसाइड करके सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ये क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं। पहले ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ओके, ये कैसी होती है, पोरस होती है, इसमें से मटेरियल इन एंड आउट होता है। ये आपकी डीपली फोल्ड आउट इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन काफी फोल्ड होती है। इसके अंदर खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होता है और इसके अंदर खुद के अपने राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी जनरेट करने का, इसलिए इस सेल को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन जैसा आपने अभी देखा है ना, जो कि कैसी होती है, पोरस होती है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जो कि डीपली फोल्ड होती है, काफी फोल्ड होती है, ठीक है। अब ये जो फोल्ड होते हैं इसकी वजह से जो इसका सरफेस एरिया है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसे एटीपी जनरेट करने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शन की जरूरत है यहाँ पे हो जाती है। अब एटीपी क्या है पहले देखते हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसको क्या कहा जाता है, एटीपी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है क्योंकि इसके पास अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेंज ऑर्गेनल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स हैं। ओके, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट और सेल ऑर्गेनल, दैट इज प्लास्टिड, ठीक है। जो प्लास्टिड है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड होते हैं आपके दो टाइप के, एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर प्लास्टिड्स, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट यानी कि व्हाइट और कलरलेस। ये व्हाइट कलर का हो सकता है या फिर कलरलेस होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का एक फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का एक फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब पढ़ते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग, कि जिस भी क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। जिस भी क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल है पाया जाता है, उन क्रोमोप्लास्ट को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। समझ आया कि जिन भी क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाएगा उनको बोल दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में, प्लांट की फोटोसिंथेसिस में काफ़ी हेल्प करते हैं। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट जो अपना खाना बनाती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अलावा उसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी पाया जाता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, अब क्लोरोप्लास्ट की जो इंटरनल अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है? इस तरह का। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे एक लिक्विडी सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, और ये बहुत सारी न्यूमरस मेम्ब्रेन होती है जिसको बोला जाता है थैलाकॉइड। ओके, अब पढ़ लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर। इसके अंदर कई सारी न्यूमरस मेम्ब्रेन होती हैं जो कि किसके अंदर धसी हुई होती हैं? एम्बेडेड मतलब धसा होना। किसके अंदर? स्ट्रोमा। ये जो लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये कई सारी मेम्ब्रेन क्या होती है? धसी हुई होती है। इनका काम क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस में काफी हेल्प करते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं वो यही होते हैं। ओके, अब आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये क्या करता है? ये चीजों को स्टोर, जैसे स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन ग्रैनुअल्स हो गए, स्टोर, यानी कि जो भी जरूरत की चीजें हैं प्लांट्स के लिए वो यहीं पे स्टोर होती हैं। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के क्या होते हैं? डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। अब लास्ट है आपका वैक्यूल। अब ये आपका लास्ट ऑर्गेनल है। क्या है? वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल और स्टोरेज सेट। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो स्टोर रहती हैं। जैसे कि कोई भी सॉलिड कंटेंट हो गया, कोई भी लिक्विड कंटेंट हो गया, वो यहीं पे क्या होते हैं? सेल की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें वो यहीं पे स्टोर होती हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल में वैक्यूल का साइज काफ़ी छोटा होता है और प्लांट में वैक्यूल का साइज काफ़ी बड़ा होता है। कई बार तो ये इतना बड़ा होता है 50 to 90% तक का जो वॉल्यूम है प्लांट के अंदर वो वैक्यूल ने स्टोर किया होता है, घेरा हुआ होता है, ऑक्यूपाई किया होता है। ठीक है, इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सैप, यानी कि जैसे कि ये आपकी सेल है, ये आपका वैक्यूल है। ठीक है, तो यानी कि किससे भरा होगा? ये सेल सेप से। इसके अंदर लिक्विडी सब्सटेंस होता है जिसको सेल सेप कहा जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या होती है? टर्जिडिटी और रिजिडिटी उसके अंदर रहती है, यानी कि वो सिकुड़ती नहीं है, रिजिड रहती है, कठोर रहती है इस सेल सेप की वजह से, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। कई सारे सब्सटेंस जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी है, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, कई सारे प्रोटीन्स, वो सब इसी के अंदर स्टोर रहते हैं। कई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा अपना जो फूड कंज्यूम करता है, फूड खाता है, वो इसी के अंदर रखता है। ठीक है, और कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है या जो भी वेस्ट होता है वो इसी की हेल्प से रिमूव होता है। तो यहाँ पे ये सारे सेल ऑर्गेनल आपके खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।